बिग बुल की फीमेल फाइटर एरिका ने रोहन के ऊपर एक साथ 100 सुनहरे तीरों से हमला कर दिया था। रोहन, जिसने हाल में ही अपना ब्लूस्टोन लॉकेट एक्टिव कर लिया था, इन 100 तीरों के सामने अकेला खड़ा था। अब उसे जल्दी कुछ करना था, वरना ये 100 तीर उसकी बॉडी छलनी कर देंगे। तभी रोहन ने अपने लॉकेट की सारी एनर्जी अपने हाथ और पैरों में एकत्रित करना शुरू कर दी और फिर अगले ही पल अपनी ओर आने वाले सभी सुनहरे तीरों को पंच और किक मारकर गिराने लगा। हैरत की बात यह थी कि रोहन ने सारे 100 के 100 तीर महज एक ही मिनट के अंदर जमीन पर गिरा दिए थे। हालांकि एरिका रोहन के इस मूव पर उदास होने की बजाय हंसने लगी थी। रोहन भी उसकी हंसी की वजह समझ नहीं सका। फिर वो हुआ जिसकी रोहन को उम्मीद नहीं थी। उसने जिन 100 सुनहरे तीरों को मारकर जमीन पर गिराया था, वो अचानक हिलने लगे और एक दूसरे के पास जाकर आपस में जुड़ने लगे। फिर देखते ही देखते ये सभी सुनहरे तीर एक बड़े विशाल सुनहरे तीर में बदल गए। ये तीर किसी बड़े ट्रक जितना विशाल था। अब ये विशाल सुनहरा तीर सीधा रोहन की ओर आने लगा। ये देख रोहन फौरन वहां से हट गया, लेकिन वो सुनहरा तीर फिर से पलटकर रोहन का पीछा करने लगा। अब इतने विशाल तीर से निपटने के लिए रोहन को एक तरकीब सूझी। उसने जमीन पर तेजी से कई पंच मारना शुरू कर दिए। इससे जमीन में एक गहरा गड्ढा होने लगा। अब वो विशाल तीर रोहन को फॉलो करते हुए उस गड्ढे में जा घुसा, लेकिन रोहन अब नीचे गड्ढा खोदने के बजाय साइड में गड्ढा खोदने लगा। इस तरह वो सुनहरा तीर नीचे जा रहे बड़े से गड्ढे में समा गया, जबकि रोहन साइड वाले गड्ढे से सुरंग बनाकर वापस ऊपर जमीन पर आ गया। फिर रोहन ने उस गड्ढे के अंदर वापस मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया और इस तरह से वो विशाल तीर जमीन में दफन हो गया। अब रोहन ने एक सेकंड के लिए चैन की सांस ली ही थी कि एरिका ने अपनी गाड़ी में से एक बड़ा सा बैग निकाला। जब इसने इस बैग की चेन खोली तो अंदर ढेर सारे अजीबोगरीब तीर नजर आए, जिन्हें देख एरिका के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। अब आएगा असली मजा, एरिका उन तीरों को देख खुश होकर बोली। उधर दूसरी ओर अस्पताल के बाहर मायरा अधमरी हालत में पड़े जय और काव्या के पास जा रही थी। तुम दोनों भाई बहनों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। अब वक्त आ गया है, तुम दोनों हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाओ। मायरा ने दोनों को घूर कर कहा और फिर अपना हाथ उठाकर जय को सबसे पहला पंच मारा। इससे जय का मुंह खून से लथपथ हो गया। फिर मायरा ने जय के बाल पकड़कर उसे बेरहमी से उठा लिया और दूसरा पंच मारने की तैयारी करने लगी। जय की हालत काफी खराब थी। इस बात के चांस ज्यादा थे कि ये दूसरा पंच लगते ही जय की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम जाएंगी। हालांकि अपने भाई की जान खतरे में देख जमीन पर पड़ी काव्या को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बॉडी को पुश किया और किसी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मेरे भाई से दूर रहो, काव्या ने कमजोर लेकिन गुस्से में भरी आवाज से कहा। यह सुनकर मायरा की हंसी छूट गई। तुम पहले अपनी हालत देखो, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो और मुझे धमकी दे रही हो। वैसे भी तुम्हें अपनी भाई की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे मारने के बाद अगला नंबर तुम्हारा ही है। फिर तुम दोनों भाई बहन परलोक में अपनी बर्बादी का जश्न साथ में मनाना। इतना बोल मायरा ने जय को पंच मारने के लिए हाथ उठाया और फिर फुल पावर से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे पंच मारने लगी। लेकिन तभी एक दूसरा हाथ उसके बीच में आया और उसके पंच को जय के फेस पर लगने से पहले ही रोक लिया। जब मायरा ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। यह काव्या थी जिसने उसके पंच को ब्लॉक कर दिया था। अपने भाई को मुसीबत में देख उसके गले का ब्लूस्टोन लॉकेट एक्टिव हो चुका था। अब काव्या के पास एनर्जी की कोई कमी नहीं थी। यही वजह थी कि उसने बड़ी आसानी से मायरा के पंच को रोक लिया था। तभी मायरा ने जय को छोड़कर जमीन पर पटक दिया और अपना पूरा फोकस काव्या पर लगा दिया। उधर काव्या भी मायरा से बदला लेने को बेताब थी। उसने जय की जो हालत की थी, इससे वो काफी गुस्से में थी और मायरा की भी वही हालत करना चाहती थी। अब मायरा काव्या पर कोई हमला करती, उसके पहले काव्या ने अपनी नई चाल चल दी। काव्या के ठीक पीछे 2 व्हीलर का पार्किंग एरिया था, जहां कई मोटरसाइकिलें खड़ी थी। ऐसे में काव्या ने एक एक कर हर सेकंड में एक मोटरसाइकिल उठाई
और उसे तेजी से मायरा की ओर फेंकना शुरू कर दिया। उधर मायरा को उम्मीद नहीं थी कि काव्या ऐसा कोई हमला करेगी, इसलिए वो बस हड़बड़ी में इधर उधर मूव कर खुद को बचा ही पाई। लेकिन कुछ देर बाद जब मायरा ने होश संभाला तो उसे याद आया कि वो दूसरी बार सुपर विलेन बन चुकी है और डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, उसे नए नए पावर्स सरप्राइज के रूप में मिलते रहेंगे। ये सोच मायरा ने अपने अंदर की एक सुपर पावर को बाहर निकालने का सोचा और अपनी ओर आ रही मोटरसाइकिल को हाथ दिखाकर दिमाग पर जोर दिया। फिर अगले ही पल उसकी ओर तेजी से आ रही वो मोटरसाइकिल बीच हवा में रुक गई। ये देख खुद मायरा भी हैरान थी। फिर उसने अपने हाथों को इधर उधर हिलाया, इससे वो मोटरसाइकिल भी इधर उधर हिलने लगी। ये देख मायरा को बड़ा मजा आया। अब वो समझ गई कि इस नई पावर को कैसे यूज करना है और इसका सबसे पहला प्रयोग उसने सामने खड़ी काव्या पर ही करना चाहा। मायरा ने अपने हाथों को तेजी से काव्या की ओर घुमाया, इससे हवा में तैर रही वो मोटरसाइकिल पलट गई और काव्या की ओर बुलेट की रफ्तार से जाने लगी। मायरा की ये नई शक्तियां देख काव्या भी हैरान रह गई और बिल्कुल एंड टाइम पर वहां से हटकर उस मोटरसाइकिल के वार से बच निकली। उधर दूसरी ओर एरिका ने ढेर सारे तीरों से भरा में आ गई और कार से बाहर निकलकर रोहन की मदद करने के लिए दौड़ी। लेकिन जब एरिका ने उसे ऐसा करते देखा तो उसने अपने बैग से एक और तीर निकालकर उसकी ओर फेंक दिया। ये तीर कोयल के ऊपर आकर एक पिंजरे में कन्वर्ट हो गया और उसने कोयल को इस पिंजरे में कैद कर लिया। लेकिन ये चीज यही नहीं रुकी। इस पिंजरे में खतरनाक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा था और ये धीरे धीरे साइज में छोटा हो रहा था। मतलब कुछ ही देर में ये इतना छोटा हो जाएगा कि इसके अंदर मौजूद कोयल को खत्म कर देगा। अब रोहन के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। उसे खुद को इस सांप वाले तीर की जकड़न से बचाना था और साथ ही कोयल को समय रहते उस सिकुड़ते हुए पिंजरे से आजाद करना था। लेकिन रोहन ही अकेला नहीं था जो मुसीबत में फंसा था। दूसरी ओर अस्पताल के बाहर काव्या भी मायरा की नई शक्तियों के आगे खुद को बेबस महसूस कर रही थी। अब मायरा सिर्फ अपने हाथों के इशारे से चीजें उठाकर उस पर फेंक कर मार रही थी। फिलहाल काव्या के ऊपर एक के बाद एक कई मोटरसाइकिल बरस रही थी। काव्या किसी तरह सामने से आती इन मोटरसाइकिल से बच ही रही थी कि तभी मायरा ने धोखे से काव्या के पीछे से भी एक मोटरसाइकिल उसकी ओर फेंक दी, जिससे काव्या जमीन पर गिर पड़ी। फिर मायरा ने एक के बाद एक और कई मोटरसाइकिलें काव्या के ऊपर फेंकना शुरू कर दी और देखते ही देखते काव्या एक बड़े से मोटरसाइकिल के ढेर के नीचे दब गई। काव्या दीदी, नहीं! कुछ दूर अधमरी हालत में पड़ा जय चिल्लाया। उसकी इस चीख ने मायरा का ध्यान खींच लिया। अरे रे बेचारा, अपनी दीदी को आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम और आसान कर देती हूं। पहले तुम्हें मार देती हूं। इतना बोलकर मायरा ने पास में मौजूद एक कार को हाथ के इशारे से हवा में उठाया और फिर तेजी से जय की ओर फेंककर उसे खत्म करने लगी। लेकिन तभी अचानक जय के चारों ओर एक नीला ट्रांसपेरेंट सुरक्षा कवच बन गया। मायरा की फेंकी कार इस सुरक्षा कवच से टकराकर टूटकर बिखर गई और जय बच गया। ये देख मायरा के होश उड़ गए। जब मायरा ने उस सुरक्षा कवच से निकली रोशनी को फॉलो किया तो और हैरान हो गई। उसने देखा सुरक्षा कवच की ये लेयर उस मोटरसाइकिल के ढेर के अंदर से आ रही है, जिसके नीचे उसने काव्या को दबा दिया था। फिर अगले ही पल वो मोटरसाइकिल का ढेर तेज झटके के साथ बिखर गया और उसके अंदर से काव्या बाहर निकली। अपने भाई को मुसीबत में देख उसने अपने लॉकेट से एक सुरक्षा कवच को जनरेट करना सीख लिया था। दूसरी ओर एरिका के सांप वाले तीर ने रोहन को बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। वहीं उसका दूसरा तीर कोयल के ऊपर पिंजरा बनकर लगातार सिकुड़ रहा था, जिससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक करंट से कोयल की जान को खतरा था। मुझे कोयल को हर हाल में बचाना होगा। जग्गू अंकल ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी थी और मैं हार मानकर इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। रोहन ने मन ही मन सोचा और फिर अपनी आंखें बंद कर सभी इंद्रियों को अपने फुल फॉर्म में लाने लगा। उसके ऐसा करते ही उसका ब्लू स्टोन लॉकेट और तेजी से चमकने लगा और फिर अगले ही पल एक जोरदार झटके के साथ रोहन ने अपने हाथ और पैर फैला दिए। उसके ऐसा करते ही उसके बदन से लिपटा सांप वाला तीर टूटकर बिखर गया। फिर अगले ही पल रोहन कोयल को बचाने दौड़ा
और उसने उसके सिकुड़ते हुए पिंजरे पर पंच मारकर उसे तोड़ दिया। तुम ठीक तो हो? रोहन ने कोयल से पूछा। अब कोयल इसका जवाब देती तभी पीछे से एरिका बोल पड़ी। तुम उसकी छोड़ो, अपनी फिक्र करो, मेरे पास अभी भी बहुत से तीर बाकी हैं। इतना बोल एरिका ने एक सफेद रंग का तीर निकाला और रोहन के ऊपर चला दिया। इस तीर ने कमान से निकलते ही अपने आसपास के माहौल को ठंडा करना शुरू कर दिया और फिर अगले ही पल इस तीर से बर्फीली किरण निकली और इसने देखते ही देखते रोहन को एक बर्फ के बड़े से गोले के अंदर जमा दिया। ये बर्फीला तीर है और इसकी बर्फ कोई नॉर्मल बर्फ नहीं है जिसे तुम आसानी से तोड़ दो। इसमें एक खास तरह का केमिकल मिक्स है, इसलिए ये चट्टान से भी मजबूत है और इसकी ठंडक भी नॉर्मल बर्फ की तुलना में कहीं ज्यादा है। अब तुम हमेशा के लिए इस बर्फ में जमकर हिस्ट्री बन जाओगे। इतना बोलकर एरिका जोर जोर से हंसने लगी। तो अब क्या होगा आगे? क्या रोहन एरिका के इन खतरनाक तीरों से बच पाएगा? और क्या काव्या मायरा का मुकाबला करके जय और रिया की जान बचा पाएगी? जानने 1-2-4 कारें फेंक दी, लेकिन काव्या ने अपने चारों ओर फौरन सुरक्षा कवच बनाया और खुद को कारों की टक्कर से बचा लिया। फिर जब वो मायरा की ओर मुड़ी तो उसके होश उड़ गए। मायरा वहां नहीं थी। उसने ये हमला सिर्फ काव्या का ध्यान भटकाने के लिए किया था। काव्या को यह समझते देर नहीं लगी कि मायरा रिया को मारने के लिए हॉस्पिटल में घुस गई है। ऐसे में काव्या ने सीढ़ियों से जाने की बजाय हॉस्पिटल की दीवार पर लगे पाइप पर चढ़ना शुरू कर दिया और फिर वो जैसे ही 5वें माले पर पहुंची तो उसने देखा कि मायरा वहां मौजूद हर कमरे का दरवाजा खोलकर रिया को ढूंढ रही थी। काव्या के आने तक मायरा वहां मौजूद लगभग सारे कमरों के दरवाजे खोल चुकी थी। बस एक कमरा बाकी था जो काव्या के पास था। मायरा समझ गई कि अब इस आखिरी कमरे में ही रोहन ने रिया को छिपा कर रखा होगा। ऐसे में उससे और सब्र नहीं हुआ और वो रिया को मारने के इरादे से उस कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन तभी काव्या ने उसके रास्ते में अपने लॉकेट की मदद से सुरक्षा कवच की एक दीवार खड़ी कर दी। नीले रंग की इस ट्रांसपेरेंट दीवार की वजह से मायरा आगे नहीं बढ़ पा रही थी। काव्या की इस हरकत ने उसे और गुस्सा दिला दिया और वो गुस्से में इस सुरक्षा कवच की दीवार पर पंच और किक मारने लगी। उसके ऐसा करते ही ये सुरक्षा कवच की दीवार हिलने लगी। मायरा के हमला करने से काव्या को इस दीवार को होल्ड करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो अपना पूरा जोर लगाकर किसी तरह से मायरा को रिया के कमरे के पास आने से रोक रही थी। उधर मायरा भी हार नहीं मान रही थी और हर बार और भी ज्यादा ताकत से पंच और किक मारकर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ रिया पर मंडरा रहे इस खतरे से अनजान रोहन खुद भी एक बड़े खतरे से जूझ रहा था। एरिका का बर्फीला तीर हर पल उसे और भी ज्यादा जमाता जा रहा था। रोहन लगभग बेहोशी की हालत में जा चुका था। उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। ऐसा ही एक ख्याल रिया से जुड़ा हुआ था। उसे अपनी आंखों के सामने रिया की धुंधली तस्वीर दिख रही थी। इस तस्वीर में उसे रिया मदद का हाथ आगे बढ़ाती नजर आ रही थी, लेकिन कोई उसे खींचकर रोहन से दूर ले जा रहा था। ये भले ही सिर्फ एक इल्यूजन था, लेकिन रोहन के दिल को ये आभास हो गया था कि रिया की जान खतरे में है और उसे जल्द से जल्द उस तक पहुंचना चाहिए। रिया को बचाने का ख्याल आते ही रोहन के गले में मौजूद ब्लू स्टोन लॉकेट और तेजी से चमकने लगा। इससे रोहन का जम चुका खून लॉकेट की एनर्जी से न सिर्फ पिघलने लगा, बल्कि रोहन के रोम रोम में और भी तेजी से दौड़ने लगा। तभी बेहोशी से बंद हो चुकी रोहन की आंखें अचानक खुल गई और फिर वो जिस बर्फ के गोले में कैद था वो वाइब्रेट होकर तेजी से हिलने लगा। असंभव! वो इस गोले से कभी बाहर नहीं आ सकता, एरिका ने हैरान होकर कहा। लेकिन तभी रोहन ने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया और अपना पूरा जोर लगाकर एक जोरदार धमाके के साथ उस बर्फ के मजबूत गोले को तोड़ दिया। ये देख एरिका की आंखें फटी की फटी रह गई। हालांकि वो रोहन की इस शक्ति से इंप्रेस भी हुई। तो मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सुना था वो सच था। तुम एक बेहतरीन फाइटर हो और तुम्हारी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। इसलिए मुझे अब अपना सबसे पावरफुल और आखिरी तीर चलाना ही होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में इसे चलाने की नौबत आएगी। इतना बोल
एरिका ने बैग से अपना डायमंड एरो बाहर निकाला। ये तीर प्योर डायमंड को तराश कर बनाया गया था, लेकिन ये कोई नॉर्मल डायमंड नहीं था, बल्कि डॉक्टर इकबाल की लैब में बना स्पेशल डायमंड था, जिसमें कई शक्तियां छुपी हुई थी। एरिका ने जैसे ही ये तीर रोहन की ओर चलाया, उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी और ये चमकने लगा। फिर अचानक इस तीर से निकली रोशनी रोहन की ओर बढ़ी। रोहन को अपने सिक्स्थ सेंस से खतरे का आभास हो गया और वो इस रोशनी की किरण से बचकर दूर हट गया। उसके ऐसा करते ही ये रोशनी की किरण सड़क से जा टकराई और उसने इस सड़क को ऐसे काट दिया जैसे कोई चाकू मक्खन को काटता है। अब रोहन समझ गया कि ये तीर कितना खतरनाक है। इससे निकली रोशनी अगर उसकी बॉडी से टच हुई तो उसके भी कई टुकड़े हो जाएंगे। दूसरी ओर हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर काव्या अपने सुरक्षा कवच से बनी दीवार के सहारे मायरा को रिया के कमरे में घुसने से रोक रही थी। हालांकि ऐसा करने में उसे काफी जोर लगाना पड़ रहा था, क्योंकि मायरा लगातार इस दीवार पर हमला करके इसे कमजोर बनाई जा रही थी। उधर ये शोर शराबा सुन हितेश और चेतन भी कमरे से बाहर निकल आए और मायरा को अपने सामने देख हैरान रह गए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि मायरा यहां रिया को मारने आई है। मायरा, तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया? हितेश हैरान होकर बोला। तुम्हारी बदौलत हितेश। तुमने भले ही मुझे रिया का पता नहीं बताया, लेकिन तुमसे फोन पर बात करने के दौरान मुझे स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई दी और स्कूल के नजदीक बने हॉस्पिटल को ढूंढते हुए यहां आ गई। मायरा ने काव्या के सुरक्षा कवच पर पंच मारते हुए कहा। अब तुम आ ही गई हो तो चलो हम दोनों यहीं अपनी पहली डेट मना लेते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ये डेट काफी धमाकेदार होगी। हितेश शैतानी मुस्कान के साथ बोला। अब मायरा की शक्तियों के आगे हितेश और चेतन के टिकने के जरा भी चांस नहीं थे, लेकिन फिर भी वो दोनों अपनी आंखों के सामने रिया को मरता नहीं देख सकते थे। रोहन ने उसकी सुरक्षा का जिम्मा उन दोनों को भी दिया था, इसलिए वो भी मायरा को रोकने में काव्या की मदद करने लगे। चेतन और हितेश ने अपनी बंदूक बाहर निकाली और मायरा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे, लेकिन मायरा ने अपनी नई शक्तियों की मदद से उन सभी गोलियों को बीच हवा में ही रोक दिया और फिर अपने हाथ से उन्हें मसलने का इशारा किया और अगले ही पल ये सभी गोलियां बीच हवा में ही नष्ट हो गई। चेतन और हितेश का ये हमला भले ही बेकार हो गया हो, लेकिन उन्होंने जो कुछ समय के लिए मायरा का ध्यान भटकाया था, उससे काव्या को मायरा के वार से कमजोर पड़ चुके अपने सुरक्षा कवच को फिर से मजबूत करने का मौका मिल गया। उधर रोहन एरिका के डायमंड एरो से बचने की लगातार कोशिश कर रहा था। उस तीर से निकल रही रोशनी रास्ते में आने वाली हर चीज को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर रही थी। रोहन ने उस तीर पर बड़े ट्रक, पेड़ से लेकर पत्थर और बिजली के खंबे तक कई चीजें फेंकी। सोचा इससे वो तीर रुक जाएगा, लेकिन उस तीर से निकलने वाली रोशनी ने सभी बड़ी बड़ी चीजों को 1 सेकंड में काटकर टुकड़ों में बदल दिया। तुम कितनी भी कोशिश कर लो रोहन, इस डायमंड एरो से नहीं बच सकते। ये मेरा बेस्ट तीर है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है, एरिका फुल कॉन्फिडेंस से बोली। अब रोहन भी समझ गया कि उसे उस डायमंड एरो को खत्म करने के लिए ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। तभी रोहन ने उस तीर से निकल रही रोशनी को ध्यान से देखा। उसने पाया कि ये रोशनी उस तीर के नुकीले पॉइंट से ही निकल रही थी और उसके निकलने की डायरेक्शन हमेशा बिल्कुल सीधी होती है और वो बीच में कहीं भी मुड़ती नहीं है। अब रोहन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उस तीर का सिर्फ आगे का नुकीला पार्ट ही सबसे खतरनाक था, बाकी उसके पिछले हिस्से से उसे कोई खतरा नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोहन सड़क किनारे बनी एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर घुस गया और सबकी नजरों से ओझल हो गया। ऐसे में वो तीर बिल्डिंग के ऊपर अपनी तेज रोशनी से हमला करने लगा। इससे उस बड़ी सी बिल्डिंग में कई छेद होने लगे। रोहन को अचानक अपनी नजरों से ओझल होता देख एरिका चिढ़ गई। तो अब तुम लुका छिपी का खेल खेलने लगे रोहन? खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें सामने कैसे लाना है। इतना बोल एरिका ने अपने हाईटेक कमान में कुछ बटन्स प्रेस किए और उस डायमंड एरो को कार के अंदर बैठी कोयल की ओर पॉइंट आउट कर दिया। फिर इस तीर की रोशनी धीरे धीरे कार की ओर बढ़ने लगी। ये रोशनी कार के अगले हिस्से से जैसे ही टकराई,
उसने उसे बीच में से चीर दिया। अब ये रोशनी कार को चीरते हुए धीरे धीरे अंदर बैठी कोयल की ओर बढ़ने लगी। ये देख कोयल डर गई और कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। लेकिन ऐसा करके उसे सिर्फ कुछ ही सेकंड का समय मिला था, क्योंकि वो रोशनी कार को बीच में से चीरती हुई उसकी ओर अभी भी बढ़ रही थी। कहां छुप कर बैठे हो रोहन? सामने आओ, वरना तुम्हारी इस दोस्त के 2 टुकड़े हो जाएंगे। एरिका ने चिल्लाकर रोहन को पुकारा। लेकिन एरिका इस बात से अनजान थी कि रोहन जिस बिल्डिंग में घुसा था उसके टॉप पर जा पहुंचा था। उस तीर को कोयल पर हमला करता देख रोहन ने बिल्डिंग के टॉप पर से छलांग लगा दी थी। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो एरिका की नजरों से बच गया और सीधा कोयल की ओर पॉइंट हो रहे उस डायमंड एरो के ऊपर जा कूदा। अब एरिका कुछ समझ पाती कि रोहन क्या कर रहा है, उसके पहले ही रोहन ने उस डायमंड तीर का पिछला हिस्सा पकड़ा और उसे घुमाकर तीर के अगले हिस्से पर ले आया। इससे उस तीर के अगले हिस्से से निकल रही रोशनी ने तीर के पिछले हिस्से को नष्ट कर दिया और वो तीर बेकार होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर अगले ही पल रोहन एरिका की तरफ दौड़ा और उसकी हाईटेक कमान को छीनकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। वो काव्य के सुरक्षा कवच से बनी दीवार पर पूरा जोर लगाकर पंच और किक मार रही थी। बहुत हो गया ये बच्चों वाला खेल, अब टाइम है सीरियस होने का, मायरा गुस्से में बोली और फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अंदर की शक्तियों को टटोलने लगी। फिर अगले ही पल उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके हाथों की उंगलियों से 10 इंच लंबे धारदार नाखून निकल आए। लेकिन इस बार ये नाखून मेटल के बने थे और पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रहे थे। फिर अगले ही पल मायरा ने इन मेटल के नाखूनों से काव्या के सुरक्षा कवच पर एक के बाद एक कई बार करना शुरू किए। इससे काव्या का ये सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगा। मैं इसे ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाऊंगी, काव्या ने उस कवच को बनाए रखने में स्ट्रगल करते हुए कहा। यह सुनकर चेतन और हितेश की टेंशन बढ़ गई। अगर मायरा ने इस सुरक्षा कवच को तोड़ दिया तो रिया का बचना नामुमकिन है, हितेश डरते हुए बोला। तभी मायरा ने अपना सबसे जोरदार हमला किया और अपने मेटल के तेज नाखूनों से काव्या के उस सुरक्षा कवच को पूरी तरह से तोड़ दिया। ऐसा होते ही काव्या की बॉडी को एक जोरदार झटका लगा और वो कमजोर पड़कर जमीन पर गिर पड़ी। फिर मायरा ने रिया के कमरे की ओर देखा और शैतानी मुस्कान के साथ बोली, अब समय आ गया है मेरी प्यारी बहना से मिलने का। तो अब क्या होगा आगे? क्या यही है रिया का अंत? क्या वो मायरा के हाथों मारी जाएगी? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड। हॉस्पिटल में मायरा ने काव्या का सुरक्षा कवच तोड़ दिया था। इससे काव्या कमजोर पड़कर जमीन पर जा गिरी थी। वहीं मायरा बेसब्र होकर रिया के कमरे की ओर बढ़ रही थी। फिर मायरा ने जैसे ही रिया के कमरे का दरवाजा खोला, वो गुस्से से पागल हो गई। रिया उस कमरे में थी ही नहीं। तभी मायरा ने नोटिस किया कि चेतन और हितेश, जो कुछ समय पहले आसपास ही मौजूद थे, वो भी अब गायब हैं। फिर मायरा की नजर कमरे की खुली हुई खिड़की पर गई। जब उसने उस खिड़की से झांका तो देखा कि हितेश और चेतन एक एम्बुलेंस में रिया को रख रहे थे। दरअसल जब रिया का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा था, तब चेतन और हितेश ने रिया को उस कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो लोग रिया की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन मायरा ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। चेतन और हितेश की इस हरकत पर मायरा को बड़ा गुस्सा आया। रिया, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती, मायरा गुस्से से चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि नीचे रिया को एम्बुलेंस में रख रहे चेतन और हितेश ने भी उसे सुन लिया। धत तेरी की, उसने हमें देख लिया, हितेश ने टेंशन में आकर कहा और जल्दी से चेतन के साथ मिलकर रिया को एम्बुलेंस में रख दिया। फिर चेतन एम्बुलेंस के अंदर रिया के पास बैठ गया, जबकि हितेश खुद उस एम्बुलेंस को ड्राइव करने लगा। लेकिन वो लोग आगे जाते उसके पहले हॉस्पिटल के 5वें माले पर मौजूद मायरा खिड़की से छलांग लगाकर सीधा एम्बुलेंस के सामने आकर कूद गई। ये देखकर हितेश डर गया और उसने हड़बड़ी में एम्बुलेंस के ब्रेक लगा दिए। मायरा मेरा पीछा करे ये मेरा सपना जरूर था, लेकिन वो इस तरह से पूरा होगा मैंने ये नहीं सोचा था, हितेश ने मन ही मन कहा और फुर्ती से एम्बुलेंस रिवर्स गियर में लेकर
पीछे ले जाने लगा। लेकिन तभी मायरा ने गुस्से से उन टायरों की ओर हाथों से इशारा किया और उस एम्बुलेंस के चारों टायर अलग होकर दूर गिर गए। ऐसा होते ही एम्बुलेंस थोड़ी दूर घसीटते हुए पीछे गई और फिर रुक गई। तभी हितेश ने रिया को प्रोटेक्ट करते हुए मायरा पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। ये बेवकूफ कब समझेगा कि इसकी पिद्दी गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मायरा चिढ़कर बोली और फिर अपने हाथों के इशारे से हितेश की सभी गोलियों को बीच हवा में रोक दिया और बेकार कर दिया। रुक जाओ मायरा, तुम ये सही नहीं कर रही हो। अपने सभी वार फेल होते देखकर हितेश ने मायरा को बातों में समझाना चाहा और वो उसके रास्ते में खड़ा हो गया। अब तुम मुझे बताओगे क्या सही है और क्या गलत? गुस्से से तिलमिलाई मायरा बोली और उसने हितेश को उठाकर दूर फेंक दिया। फिर वो एम्बुलेंस के पीछे गई और उसका गेट खोलने लगी, लेकिन वो गेट अंदर से लॉक था। ऐसे में मायरा ने अपने मेटल के नाखूनों को उस गेट पर गड़ाया और बाहर निकालकर तोड़कर दूर फेंक दिया। हालांकि मायरा ने जैसे ही ऐसा किया, एम्बुलेंस के अंदर से कई ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। ये रिया के पास बैठा चेतन था, जिसने अचानक से हमला करके मायरा को चौंका दिया था। अब मायरा को अचानक से हुए इस हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसे इन गोलियों को अपनी शक्तियों से बीच हवा में रोकने का मौका नहीं मिला और कुछ गोलियां उसके शरीर पर लग गईं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि गोलियां मायरा के शरीर के अंदर नहीं घुसी थीं। बस उसे कुछ खरोंचे आई थी और उसे गोलियों के लगने से दर्द हो रहा था। ये देखकर चेतन हैरान रह गया। उसे लगा कि इतनी गोलियां लगने के बाद मायरा को अभी तक मर जाना चाहिए था या एटलीस्ट घायल हो जाना चाहिए था, लेकिन मायरा तो अभी भी सही सलामत अपने पैरों पर खड़ी थी। हालांकि चेतन ने यह बात नोटिस कर ली थी कि इन गोलियों ने भले ही मायरा को घायल न किया हो, लेकिन थोड़ा दर्द तो जरूर दिया है। इसलिए उसने अपनी बंदूक से मायरा पर गोलियां बरसाना जारी रखा। उधर मायरा अब चेतन की इस हरकत से बुरी तरह से चिढ़ गई थी, इसलिए उसने फौरन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उन गोलियों को हाथ के इशारे से बीच हवा में रोककर नष्ट कर दिया। अब मायरा अपना अगला वार करती, उसके पहले चेतन एम्बुलेंस के अंदर से मायरा के ऊपर कूद पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर एक के बाद एक कई पंच उसके फेस पर मारने लगा। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मायरा कुछ समझ ही नहीं पाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि बिना शक्तियों वाला एक नॉर्मल इंसान उस पर इस तरह से हमला करने की हिम्मत भी करेगा। लेकिन ये चेतन था जो दुश्मन के लाख शक्तिशाली होने पर भी उससे डरता नहीं था। उसकी हिम्मत और जोश अलग ही लेवल का था। लेकिन अफसोस कि मायरा की सुपर विलेन वाली शक्तियों के आगे उसकी इंसानी शक्ति का टिकना मुमकिन नहीं था। इसलिए मायरा ने अगले ही सेकंड उसे पकड़कर दूर हवा में उछाल दिया। वो चेतन की इस हरकत से इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसका ध्यान एम्बुलेंस में अकेली पड़ी रिया से हट गया और वो पहले चेतन को सबक सिखाने उसके पास जाने लगी। तभी हितेश भी चेतन के पास आकर खड़ा हो गया। तुम दोनों छछूंदरों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। अब मैं पहले तुम्हारा काम तमाम करूंगी और फिर रिया की बारी आएगी। इतना बोलकर मायरा चेतन और हितेश की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर वो दोनों भी मायरा को मारने दौड़े। हितेश ने मायरा के चेहरे पर किक मारना चाही तो चेतन ने पेट पर पंच, लेकिन मायरा ने उन दोनों के ही वार को बड़ी आसानी से रोक दिया और फिर अपने दोनों हाथों से दोनों की गर्दन दबोच ली। अब तुम्हें पता चलेगा मायरा से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। इतना बोलकर मायरा चेतन और हितेश की गर्दन दबोचने लगी। इससे दोनों का दम घुटने लगा, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी मायरा के दोनों पैरों पर किसी ने जोरदार किक मारी और वो इम्बैलेंस होकर जमीन पर गिर पड़ी। और फिर एक हाथ मायरा की गर्दन से लिपटा और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। इससे मायरा के हाथ से हितेश और चेतन छूट गए और उससे दूर चले गए। जब मायरा ने पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। ये जय था जिसे मायरा ने कुछ समय पहले अधमरा करके छोड़ दिया था। उसके गले का ब्लू स्टोन लॉकेट चमक रहा था। दूसरी ओर रोहन एरिका को हराने
कि बाहर ब्लू स्टोन लॉकेट एक्टिव होने के बाद जय ने अपने एक हाथ से मायरा की गर्दन जकड़ी हुई थी। जय को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा देखकर मायरा हैरान थी। तुम्हें जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें तब ही खत्म कर देना चाहिए था। जय के हाथों के अंदर जकड़ी मायरा गुस्से से बोली, तो अब एक और मौका दे रहा हूं। दम है तो मार कर दिखाओ। जय ने अपने हाथों की पकड़ और मजबूत करते हुए कहा। इससे मायरा का गला और कसने लगा और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लेकिन तभी मायरा ने अपने मेटल के नए नाखून बाहर निकाले और जय के हाथों पर दे मारे। आह! जय दर्द से चिल्लाया और उसके हाथ खून से तरबतर हो गए और उसने मायरा की गर्दन छोड़ दी। फिर जय ने अपनी शर्ट उतारी और अपने हाथ पर कसकर बांध ली। इससे उसके हाथ से बह रहा खून रुक गया। उधर मायरा जैसे ही जय की पकड़ से आजाद हुई, उसने अपने लंबे नाखूनों से जय पर फिर से वार करना चाहा। लेकिन इस बार जय चौकन्ना हो गया और अपनी बॉडी को इधर उधर मूव करके उसके वार से बचने लगा। इसके नाखूनों का तो कुछ करना होगा, जय मायरा के हमलों से इरिटेट होकर बोला। तभी जय ने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाना शुरू कर दी। फिर उसकी नजर एक बिजली के खंभे पर पड़ी। इससे उसके दिमाग की बत्ती जल गई। वो मायरा के हमलों से बचता हुआ दौड़कर उस बिजली के खंभे पर चढ़ गया। अब जैसा कि उसको उम्मीद थी, मायरा अपने मेटल के नाखूनों से हमला करते हुए वहां भी आ गई। उसने गुस्से में उस बिजली के खंभे को अपने नाखूनों से काट दिया। इससे जय नीचे गिरने लगा। लेकिन नीचे गिरते वक्त जय ने बिजली के खंभे पर लगे कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स भी पकड़ लिए। फिर उन बिजली की तारों का खुला हिस्सा फौरन मायरा के मेटल के बने नाखूनों पर लगा दिया। इससे बिजली का सारा करंट मायरा के मेटल के नाखूनों से होता हुआ उसकी बॉडी में चला गया। इससे मायरा का शरीर वाइब्रेट होने लगा। तभी जय ने अपने हाथों में कपड़ा लपेट लिया ताकि उसे करंट ना लगे और फिर मायरा को एक के बाद एक पंच मारने लगा। अब बिजली के करंट और जय के पंच से मायरा की हालत खराब होने लगी। जय उस पर भारी पड़ रहा था। ये मामूली सा लड़का मुझे नहीं हरा सकता। दर्द से तड़प रही मायरा गुस्से से मन ही मन बोली। तभी उसने अपनी बॉडी को पुश किया और अपनी शक्तियों से पास में पड़े हुए टूटे बिजली के खंभे को हवा में उठाया और जय के ऊपर दे मारा। मायरा ने यह हमला जय के पीछे से और अचानक से किया था। जय को इस हमले की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे लग रहा था कि मायरा अब कमजोर पड़ चुकी है। लेकिन मायरा के हमले के बाद जो बिजली का खंभा जय के सर से टकराया था, उसने जय को बेहोश कर दिया था। उधर मायरा ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने मेटल के नाखूनों से लिपटे बिजली के तार को झटके के साथ खींचा। इससे वो तार टूट गई और उनमें करंट आना बंद हो गया। फिर गुस्से से आग बबूला हो चुकी मायरा जमीन पर बेहोश पड़े जय की ओर गई। उसके सर से खून भी बह रहा था, लेकिन फिर भी मायरा को दया नहीं आई। वो जय को मारने आगे बढ़ी, क्योंकि लास्ट टाइम की तरह इस बार जय को जिंदा छोड़कर वो कोई और रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने जय के पास आते ही अपने मेटल के नाखूनों को फिर से बाहर निकाला और जय के सीने में गाड़कर उसे मारने लगी। लेकिन तभी जय के ऊपर एक सुरक्षा कवच आ गया और मायरा का वार बेकार हो गया। यह काव्या थी, जिसने एक बार फिर अपने भाई की जान बचाई थी। लेकिन काव्या अभी भी कमजोर लग रही थी। उसने कुछ देर पहले ही मायरा से फाइट की थी। उधर काव्या को देखकर मायरा और भी चिढ़ गई। उसने वही टूटा बिजली का खंभा काव्या के सर पर भी दे मारा। इससे काव्या भी जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश होने लगी। फिर मायरा ने काव्या को उठाकर बेहोश पड़े जय के पास पटक दिया और दोनों को गुस्से से घूरते हुए बोली, बहुत हो गई तुम दोनों भाई बहन की नौटंकी। अब वक्त है तुम दोनों के साथ में मरने का। इतना बोलकर मायरा ने अपने 10 इंच लंबे मेटल के नाखूनों को 20 इंच का कर दिया और जय और काव्या की ओर पॉइंट करके उन पर हमला करने लगी। तो अब क्या होगा आगे? क्या जय और काव्या मायरा के हाथों मारे जाएंगे? और क्या उन्हें मारने के बाद मायरा रिया को भी मार देगी? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर